काट दिया है। नक्सलियों की करतूत, विस्फोट कर उड़ाई सड़कें, रास्तों को किया प्रभावित, पैदल चलने को मजबूर ग्रामीण। सड़कें किसी भी इलाके के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन चिंतलनार की टूटी फूटी और बदहाल सड़कों की हालत देखकर कम से कम इस इलाके के विकास का दम तो कोई भर ही नहीं सकता। सालों पहले जब नक्सलियों के कदम इस जगह पड़े तो आदिवासी इस इलाके के विकास की संभावनाएं मानो खत्म सी हो गई। जंगलों से घिरे इस इलाके में नक्सली किसी हाल में विकास का झंडा नहीं करने देना चाहते। इसका सबूत ये दरारें पड़ी सड़कें हैं। चिंतलनार समेत करीब 50 गांवों को आपस में और दूसरी अहम जगहों से जोड़ने वाली 45 किलोमीटर सड़क को नक्सलियों ने तोड़ फोड़ कर 60 जगहों से नष्ट कर दिया है। सुकमा जिले के चिंतलनार इलाके में आप देख सकते हैं जिस तरह इस पुल को तोड़कर नक्सलियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस इलाके में नक्सलवाद के डर के कारण न सड़कें बन पाई है, न पुल पुलिये बन पाए हैं। यहाँ के लोग मूलभूत समस्याओं से दिन रात दो चार होते रहते हैं। नाम क्या है? झलक दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। मानो तो विकास यहाँ पूरी तरह से रुक चुका है। अब देखना यहाँ होगा कि आखिर विकास की किरण इस इलाके में कब तक पड़ेगी। अरे भाई फोन नक्सलियों की इन करतूत की वजह से ग्रामीणों को चाहे व्यापार या किसी काम के लिए दूसरी जगह जाना भी हो तो उन्हें मीलों का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। इसमें उनका न जाने कितना वक्त बर्बाद हो जाता है। वहीं कितनी बार तो बीमार इंसान इलाज के अभाव में रास्ते में ही दम तोड़ देता है और उसके परिजन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। गरीब, बेबस और सीधे साधे ग्रामीणों में नक्सलियों का इतना खौफ है कि वो अपने स्तर पर भी इन सड़कों को दुरुस्त करने का काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आदिवासी पैदल ही यात्रा करने को मजबूर हैं। पैदल 12 किलोमीटर पुल के पास लेंगे सर, नंबर लीजिए। पुल के पास तो गाड़ी उड़ी नहीं चलता, पैदल जाना पड़ता है, 1 घंटा लगता है। बहुत तकलीफ होता है चलने उलने में। कुछ गांवों के आसपास बनी सड़कें इलाके में विकास की शुरुआत का तो दम भरती हैं, लेकिन सड़कों में पड़ी दरारें उस शुरुआत को नक्सलियों की करतूत के सामने बौना ही साबित करती दिखती हैं। शायद यही वजह है कि सुकमा के नक्सली प्रभावित इलाके आज भी विकास की बात जो रहे हैं। शंकर, इंडिया न्यूज, जगदलपुर। जी, हमने देखा किस तरीके से मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है, किस तरीके से नक्सलियों का खौफ है। वहीं हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, सचिनानंद उपासने जी जुड़े हुए हैं और आरपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। उपासने साहब, सबसे पहले आपके पास जाना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने देखा मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती, लोग सड़क से भी वंचित है। कहीं ना कहीं इसी का फायदा नक्सलवादी उठाते हैं और लोगों के हाथ में हथियार डालते हैं। जिस तरीके से रोजगार की भी समस्या है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाया जाता है कि सरकार ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाती। शिक्षा का भी बेहद अभाव है। बच्चों को ये भी नहीं पता कई इलाकों में कि आखिर हमारी सरकार कौन है, क्या हमारे लिए योजनाएं बनाई गई हैं, तो इसके लिए अवेयरनेस क्यों नहीं फैलाई जाती। ये बात तो पूरी तरह से गलत है। नक्सलवाद हालांकि विकास विरोधी है। जहाँ जहाँ पर विकास पहुँचना चाहिए वहाँ वे उसमें बाधक बनते हैं। ये बात तो जग जाहिर है, लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर लेकिन उपासने साहब कहीं ना कहीं अभी भी तमाम ऐसे कभी विकास नहीं था वहाँ पर तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों को योजनाओं के बारे में पता तक नहीं है। कहीं ना कहीं नक्सलवाद आपने देखा होगा कि बच्चों को भी टारगेट कर रहे हैं, बच्चों के हाथ में हथियार थमाया जा रहा है। बस्तर का क्षेत्र जो है, बस्तर का क्षेत्र आजादी के बाद से आज तक सब बातों से वंचित रहा जी। उनका शोषण होता रहा। उनकी वनोपज के बदले आज तक नमक के बदले वनोपज, बहुमूल्य वनोपज खरीदी जाती रही। ये इस देश का, इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं किया गया और वनवासियों का शोषण जो है लगातार वहां पर होता रहा। उनके जिस प्रकार से प्रवीण चंद्र भजदेव आदिवासियों के नेता थे, उनको जो भगवान मानते थे, उनको तक गोलियों से भून दिया गया।
तो जहां पर विकास की जो बात करता था उसको गोलियों से भूनने का काम किया गया। आजादी के बाद से ही हुआ और इस कारण से बस्तर का सारा क्षेत्र जो है वो विकास से वंचित रहा। यही कारण है कि वहां पर इन लगातार आजादी के बाद से नक्सलवाद, लेकिन आजादी का क्षेत्र ऐसा है कि वहां तो आज तक भी शासन की योजनाएं पहुंच नहीं पाती है जी उपाध्याय साहब, लेकिन अभी भी इतना वक्त बीत गया है। प्रयास करने की आवश्यकता है कि आखिर जी वही जानना चाहिए कि सरकार ऐसा स्वीकार कर रहा हूँ ना, वक्त बीत गया मैं स्वीकार कर रहा हूँ, उसके लिए कोई एक सरकार दोषी नहीं है, कोई एक सरकार दोषी नहीं है। इस देश के आजादी के बाद से आखिर क्या कारण है कि नक्सलवाद फूलता है, आतंकवाद फलता फूलता है। देश के प्रधानमंत्री को बंगले में आतंकवादी गोली से भून देते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री की आतंकवादी हत्या कर देते हैं। ये आखिर देश को कहाँ ले गए? आजादी के क्या दीवानों ने इसीलिए देश की आजादी लड़ी कि देश में आतंकवाद फले, देश में नक्सलवाद बढ़े, देश की जनता आज दुखी रहे? क्या इसीलिए देश को आजाद किया? ये बात है आखिर क्यों हुई इस देश में? ये चिंतन की आवश्यकता है। ये चिंतन की आवश्यकता नहीं है कि वहां पर पानी आज नहीं पहुंचा, इस भाग में नहीं पहुंचा, यहाँ सड़कें नहीं पहुंची। इसके अतीत में जाने की आवश्यता है, इसके भविष्य में जाने की, इसके पूरे भूतकाल में जाने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी ने जो विश्वास किया उसको सोचने की आवश्यकता है। ये भी एक समस्या है, कहीं ना कहीं समस्या है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है। इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, शिक्षा का अभाव है, रोजगार का अभाव है, तभी हाथ में मजबूरी में नक्सलवाद इसका फायदा उठाते हैं। आतंक नक्सलवादियों के जी उपाध्याय साहब, जिस तरीके से रोजगार नहीं है, नक्सलवादियों ने वहां पर सब प्रकार से वहां पर जो अपने संसाधन जुटा कर रखे हुए हैं, वहां पर जिस प्रकार से विकास नहीं होने दिया, सड़कें नहीं बनने दी जाती, सब प्रकार से वहां पर जो विकास पहुंचना चाहिए, बिजली के ट्रांसफार्मर उड़ा दिए जाते हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है? ये आखिर ये इस देश में एक स्थिति क्यों आई? इस बारे में सभी राजनीतिक दलों को बैठकर विचार करना होगा। आखिर आप राजनीति करते क्यों है? जी साहब, आपके पास जाना चाहूंगी। जिस तरीके से उपाध्याय साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करनी चाहिए, एक साथ पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो आखिर आप दोनों मिलकर, जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चर्चा क्यों नहीं करते? इसके लिए समस्या का निदान क्यों नहीं निकाला जा रहा है? अंजलि जी, सबसे पहले मैं आपसे 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा। मेरे विद्वान मित्र उपासना जी ने जो आरोप लगाया, पहले उसका जवाब मैं दे दूं। इन्होंने कहा कि आजादी की दीवानों ने क्या देश को इसीलिए आजाद कराया था कि आतंकी हमले हो। मैं पूछना चाहूंगा, जो आजादी के दीवाने थे उसमें संघ के कितने, तो भारतीय जनता पार्टी के कितने थे? नाखून कटा के शहीदों में नाम लिखाने से कोई शहीद नहीं बन जाता। बात नंबर 2, ये जो 11 साल के विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं बैठ कर आपके स्टूडियो में जी, ऐसा कौन सा विकास है जो इंडिया न्यूज के रिपोर्टर को नहीं दिखता? ऐसा कौन सा विकास है सपना के चिंतन लाल का जो इंडिया न्यूज के कैमरामैन को नहीं दिखता? सिर्फ इस सरकार को दिखता है। विकास इतना सूक्ष्म होता है कि विकास को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अरे विकास तो वो है जो नंगी आंखों से दिखे, ऐसा विकास जो पत्रकार को नहीं दिखे, ऐसा विकास जो पत्रकार के कैमरे को न दिखे। विकास हुआ है, कहाँ हुआ है मैं आपको बताता हूँ। विकास हुआ है कन्या आश्रमों में सरकारी बलात्कार, मैं जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सरकारी बलात्कार करने में, जहाँ 6-6 साल की मासूम जी आरपी सिंह साहब, लेकिन सवाल यही, महीना बलात्कार हुआ। एक बालिका गर्भवती होके मौत के गाल में समा गई। सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं। वो घटना आमाडोला में दोहराई गई, वो घटना सुकमा में दोहराई गई, वो घटना बीजापुर में दोहराई गई। सरकार क्या कर रही है? सरकार विकास कर रही है। किनका शिकार? विकास किनका कर रही है? मैंने जैसा कि इस प्रोग्राम के प्रारंभ में आपसे निवेदन किया था कि राजीव गांधी शिक्षा मिशन में जिला मुख्यालय के स्कूलों में 200-200 रुपए में मिट्टी के मटके खरीदे जाते हैं, एक स्कूल में 100-100 मटके खरीदे जाते हैं। आप जानती हैं कितनी भी महंगाई हो, आज मिट्टी के मटके की कीमत क्या है? इतनी छोटी से छोटी चीज में भ्रष्टाचार होता है। पुल और पुलिया ऐसे बनाए जाते हैं कि जिसका उद्घाटन करने से पहले पुल पुलिया खुद ही गिर जाते हैं। विकास हुआ है, जाके देखिए भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का जो पहले साइकिल में चलते थे, पंचर चिपकाने के पैसे नहीं होते थे, आज वो पजेरों में चलते हैं, नक्सली उनके ऊपर हमला नहीं करते। एक साधारण कार्यकर्ता भी कांग्रेस का जाता है तो नक्सली उसके ऊपर हमला करते हैं। विकास हुआ है,
मेरे विद्वान मित्र किस विकास की बात कर रहे हैं? तो आखिर आपस में बैठकर जिस तरीके से एक देश की समस्या, इस आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते ही आ रहा है, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, आखिर इस समस्या के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? विपक्ष में आप बैठे हैं, सरकार को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ये समस्या लगातार बढ़ते ही जा रही है, इसके लिए विपक्ष क्या कुछ कदम उठा रही है? इस समस्या के सिर्फ और सिर्फ 4 उपाय हैं जी। पहला, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति जी। सरकार पहले ये तय कर ले कि हमको नक्सलियों के सामने घुटने टेकने हैं कि नक्सलियों से लड़ना है। दूसरा, उस क्षेत्र की जो आर्थिक विषमता है उसको कैसे दूर किया जाए, सरकार इस पर विचार करे। तीसरा, सामाजिक समरसता, आपस में समाज के लोगों में बराबरी का भाव हो, और सबसे बड़ी चीज है राजनीतिक इच्छा शक्ति। जब तक ये 4 कारण एक साथ मिलकर एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक नक्सल समस्या का समाधान नहीं होगा। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले 11 साल में ये सरकार 9 दिन चलो 2.5 कोस, यदि ये सरकार 2 कदम आगे चलती है तो 6 कदम पीछे चलती है। जब कलेक्टर का अपहरण होता है तो सरकार कहती है कि हम साहब कहीं ना कहीं दृढ़ इच्छा की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से आरती सिंह साहब का कहना है कि सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ानी होगी। चार बातें जो इन्होंने कही, 4 बातें इन्होंने कही। दृढ़ इच्छा शक्ति, यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय दृढ़ इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखाई गई? मैंने तो कहा बंद करिए ना भाई। दृढ़ इच्छा शक्ति यदि कांग्रेस पार्टी जब सरकारों में थी 50 साल तब क्यों नहीं दिखाई गई? इस समस्या को क्यों पैदा किया? उस समय क्यों नहीं? ये 4 मुद्दे समस्या तो ये कब से बनी हुई है? नक्सलवादी एक समस्या। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम आपने क्यों लिया? मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूं। मैंने आजादी के दीवाने ये कहा, मैंने भारतीय जनता पार्टी कहा, मैंने कांग्रेस नहीं कहा। आजादी के दीवाने किसी राजनीतिक दल के नहीं थे। आजादी के दीवानों ने इस देश के लिए लड़ा, इस देश के लिए लड़ा। आजादी के दीवानों ने ये नहीं सोचा था कि बंगले में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाएगी, हत्या कर दी जाएगी। उपाध्याय साहब हम आपके पास भी आएंगे, हम सब प्रकार की सुविधा मिले देश में, लोगों को आंतरिक वायु। जी उपाध्याय साहब हम आपके पास भी आएंगे। हमारे रिपोर्टर जो हमारे संवाददाता जिन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर जगह जगह देखी आखिर क्या समस्या है, संवाददाता जुड़े हुए हैं शंकर जी। शंकर आपके पास जाना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने जगह जगह जाकर समस्याएं देखी, जानना चाहेंगे आखिर क्या क्या मूलभूत सुविधाएं से लोग वंचित हैं और किस तरीके से नक्सलियों ने खौफ बना रखा है इलाके में। देखिए बिल्कुल अभी देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से मैं उस इलाका की जायजा लिया, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ पर जो लाखों ने जिस तरीके से अपनी हुकूमत जमा कर रखी है, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा जिस तरीके से अगर विकास की बात कही जाए तो मूलभूत समस्याओं से विकास पूरी तरह से वार होता है। और लगातार इसी तरह और भी शिक्षा, स्वास्थ्य और इसी तरह कई ऐसी चीजें हैं जो वहाँ पर मैंने जो देखा, मैंने आंखों देखा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा चलिए जिस तरीके से मैंने उस लोगों का, वहाँ के जो ग्रामीण है उनसे मिला और उनसे जो जानकारी ली और उनका जो दर्द देखा, मुझसे रहा ना गया और मेरे आंखों से मानो एक आंसू निकल गया। जी अंजलि जी, इस तरीके से वहाँ के लोग जीने को मजबूर है। जी अंजलि जी। शंकर वही हमारे साथ उपाध्याय साहब भी जुड़े हुए, बीजेपी प्रवक्ता, और आरती सिंह साहब भी जुड़े हुए। अगर आप उनसे सवाल, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जिस तरीके से आपने वहां पर जाकर लोगों से मिले और क्या लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में पता है? जिस तरीके से लाल आतंक का खौफ बना हुआ है इलाकों में, सुविधाएं नहीं मिल पाती है। देखिए अंजलि जी, मैं उनसे सवाल यही कहना चाहूंगा जिस तरीके से जो योजनाएं, जो पार्टी, जो चुनाव के वक्त, जो हालांकि मैं कहना चाहूंगा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो अपने अपने प्रतिनिधि, जो बहुत सारे जो दावे किए जाते हैं इस इलाके में कि सड़कें बना दी जाएगी और लगातार कई योजनाओं के लिए जो लगातार जो कई योजनाओं के लिए सुकमा जिले के इस चिंतलवार इलाके के लिए जो दिया जाता है, ये सारे जो कहीं ना कहीं से एक पूरी सुविधाओं से वंचित हो जा रहे हैं यहाँ की ग्रामीण। जी अंजलि जी। जी उपाध्याय साहब, जिस तरीके से सवाल ये है कि जिस तरीके से वादे किए जाते हैं चुनाव के पहले, आखिर उस वादों पर अमल क्यों नहीं किया जाता है? लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही है? सवाल वही उठता है कि योजनाएं चलाने से क्या, आखिर लोगों को कुछ फायदा भी तो मिलना चाहिए। आखिर ऐसी योजनाओं का क्या फायदा? नहीं, निश्चित रूप से जी, निश्चित रूप से आपका कहना ठीक है।
शासन की योजनाएं उन तक पहुंचाने के लिए प्रयास होने चाहिए। शासन की योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए। जो बजट है उसका उपयोग वहां पर होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 11 वर्षों में 10 वर्षों में भरसक रूप से उन योजनाओं को वहां तक पहुंचाया है। इसके लिए कोई मैं प्रमाण पत्र नहीं दे रहा हूं। केंद्र शासन में यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार ने जो उनके अधिकारी आए, उनके जो मंत्री आए, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार को प्रमाण पत्र देकर गए कि बस्तर में जिस प्रकार से शिक्षा के बारे में, जिस प्रकार से विकास के बारे में जो काम किए गए हैं उसको सराहना यदि किसी ने की है तो हम नहीं कहते कि हम कर रहे हैं, उसको पुरस्कृत किया गया। वो कांग्रेस की यूपीए की सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया। और वहां पर जो सारे केंद्र ने जो राशि दी थी उसका वह हुआ नहीं हुआ इसका भी आकलन किया गया। तो उसको धरातल पर कांग्रेस के यूपीए सरकार के नेताओं मंत्रियों ने, अधिकारियों ने उसको उचित पाया, उसको प्रमाण पत्र दिया। लेकिन मैं एक प्रश्न अभी भी करना चाहता हूँ। बस्तर कोई आज नहीं बना है। बस्तर जो है आजादी के बाद से यथावत है। आखिर जो विकास पहले होना चाहिए था आजादी के बाद से आज तक, इसका 60 साल में आज जिस प्रकार की बस्तर की स्थिति क्या वो रहनी चाहिए थी क्या? ये मैं प्रश्न पूछता हूँ। क्या 11 वर्षों का और 60 वर्षों की तुलना नहीं की जाएगी? 60 वर्षों तक आखिर बस्तर ऐसा क्यों रहा? जहाँ पर आपकी नाले नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है। क्या 60 साल तक कोई सरकार की योजनाएं वहां तक नहीं पहुंची? क्या पैसा सरकार के द्वारा नहीं दिया गया? क्या मेरे को बोलने दीजिए, क्या उस समय जनप्रतिनिधि नहीं थे वहां पर? क्या वहां पर सब प्रकार की सरकार नहीं पहुंच सकती थी, प्रशासन नहीं पहुंच सकता था? आज बड़े बड़े बातें की जा रही, आरोप लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। आपको अतीत भी तो देखना होगा कि आखिर ये जो पिछड़ापन है, जिस प्रकार से नारायण जी अभी कह रहे थे, जिस प्रकार से आपके प्रतिनिधि कह रहे थे, तो ये आखिर ये इतना पिछड़ापन क्यों हुआ? मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत पिछड़ापन को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इतने बड़ी मात्रा में अशिक्षा, इतनी बड़ी मात्रा में वहां पर विकास नहीं, इतनी बड़ी मात्रा में वहां सड़कें नहीं, इतनी बड़ी मात्रा में पेयजल की व्यवस्था नहीं। क्या आजादी के बाद से हम वहां पर कुछ किया नहीं? क्या हमने क्यों नहीं किया? उसको थोड़ी बहुत सुधार की आवश्यकता होती है, वो हम कर रहे हैं। रायपुर का विकसित था, रायपुर नई राजधानी बना, आज नई राजधानी दिख रही है। भाई जो विकास है, हम नहीं कहते कि रायपुर का विकास कांग्रेस शासन में नहीं हुआ। जो भी विकास हुआ उसके बाद आज विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल हुई शहरों के, तो आज शहरों का विकास दिखाई दे रहा है। आखिर उस बस्तर को क्यों उपेक्षित रखा गया? ये मेरा प्रश्न है कि आजादी के बाद से छत्तीसगढ़ को उपेक्षित रखा गया, बस्तर को उपेक्षित रखा गया। ये घोर विडंबना है छत्तीसगढ़ के साथ। ये आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले, उनकी वनोपज जो है नमक के बदले खरीदते थे, नमक के बदले खरीदते थे। तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने आज वनोपज के बदले मूल्य देना प्रारंभ किया। जी उपाध्याय साहब, और आप हमारे साथ बने रहे। वहीं सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके पहले हम एक और समस्याओं से रूबरू करवाते। जिस तरीके से नक्सलवाद प्रभावित चिंतलनार में कई गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर है। बीमार होने पर ग्रामीण जहां मीलों पैदल चलकर मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं, वहीं जरूरी नहीं है कि मरीज की स्वास्थ्य केंद्र जाने के बाद मरीज की तबियत ठीक भी हो जाए। इस पर पेश है एक रिपोर्ट। इलाज को तरसते आदिवासी, इलाके में नहीं है अस्पताल, एक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे आदिवासी, कौन करेगा दर्द का इलाज? नहीं मिल रहा है, आशा वाला तो या डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ बहुत तकलीफ हो रहा है। ये शिकायत अकेले इस बुजुर्ग की नहीं है, बल्कि चिंतलनार के हर गांव में आप हर एक आदिवासी के मुंह से यही पंक्तियां सुन सकते हैं। नक्सलवाद प्रभावित इन गांवों में आदिवासियों के दर्द पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। कहने के लिए चिंतलनार में एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसके हालात देखकर वो भी वेंटिलेटर पर नजर आता है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी मुसीबत मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने की है। कोई एम्बुलेंस सेवा नहीं होने की वजह से गरीब आदिवासियों को देसी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें मरीज के परिजन मरीज को खाट पर लिटाकर कोसों दूर चलकर चिंतलनार पहुंचते हैं। ऐसे में कई बार तो इलाज के अभाव में मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। वहीं गरीबी और मुफलिसी में जी रहे ग्रामीण चाहकर भी निजी वाहनों में अपने बीमार परिजनों को अस्पताल तक नहीं ले जा पाते।
हुआ क्या है इनको? मलेरिया। तो उनको वहाँ से मतलब ऐसे ही काट में बांध के लेके आ जा रहा है, मतलब कितने किलोमीटर दूरी तय करके आ रहे हैं? और कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब बस इनको ऐसे ही लाया जाता है, मतलब जिनको किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उन्हें मतलब काट में वो के ले आया जाता है। हाँ, ये हर रोज का मामला है। हैरान करने वाली बात यह है कि कई बार तो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के बाद भी मरीज की हालत में सुधार नहीं होता, जिससे या तो उसकी मौत हो जाती है या फिर सुविधाओं के अभाव में उसे रेफर कर दिया जाता है, जिससे अस्पताल पहुंचने से पहले भी कई मरीजों की सांसें रास्ते में ही बंद हो जाती हैं। अगर वो सीरियस पेशेंट हो तो किस तरह से उनका हैंडल किया जाता है? सीरियस पेशेंट को यहाँ दैनिक उपचार देके उनको वापस भेज देते हैं, रेफर कर देते हैं सुकमा। किस तरह से मतलब कैसे ले जाया जाता है? वो अपने निजी वाहन करते हैं, किराया करके ले जाते हैं। सभी प्रकार की दवाइयाँ मिल जाती हैं यहाँ पे? कुछ कुछ प्रकार की रह जाती है, जो दवाई रहती है उसको हम लोग इलाज करते हैं। शासन जहाँ गरीब आदिवासियों के तमाम योजनाएं चलाने का दावा करता है, वहीं ये तस्वीरें और गरीब आदिवासियों की हालत सरकार के उन दावों की पोल खोलती नजर आती है। शंकर, इंडिया न्यूज, सुकमा। वही हमारे साथ आर.के. सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं और सचिनानंद उपासने साहब भी जुड़े हुए हैं। आर.के. सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास जाना चाहिए, जिस तरीके से अभी उपासने साहब कह रहे थे कि इसके पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिस तरीके से यूपीए की सरकार थी, तो आखिर इस समस्याओं के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? आखिर जिस तरीके से समस्याएं बनी हुई है और ये समस्या कहीं ना कहीं बढ़ती ही चली गई। अंजलि जी, सबसे पहले तो आपके संवाददाता शंकर ने जो रिपोर्ट दिखाई है जी, जो सरकार ने सुकमा को सिंगापुर में परिवर्तित किया है, बार बार जैसा कि मेरे मित्र स्टूडियो में फरमा रहे हैं जी, उसका एक सच का आईना है जो इंडिया न्यूज के दर्शकों ने देखा है जी। मैं सिर्फ एक सुकमा जिला का झूठी बात न बोले, एक सुकमा जिला का मैंने तो कहा कि आपने आपने आजादी के बाद एक अस्पताल वहाँ सुन लें, क्या कारण है अस्पताल आपने खोला है? आंकड़े हैं, बात हुई है कि शंकर ये एक अस्पताल वहाँ पर है आजादी के बाद, केवल एक अस्पताल में स्थिति बनी। 22 आप मैंने कहा कि आप झूठ मत बोलिए कि मैंने श्रीनगर कहा है। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? बोला जाता है झूठ क्यों बोल रहे हैं आप शांत हो जाइए। मैंने श्रीनगर कब बोला आप बताइए? मैंने कब बोला श्रीनगर? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने बताया। मैंने कहा कि मैं तो कहता हूँ कि आप दोषी है उसके लिए। आपने 60 साल तक उस बस्तर की उपेक्षा की है, आपने जो है काला पानी वहाँ स्वीकृत है, 22 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है। जी उपासने साहब, वही हमारे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर पदस्थ नहीं है। जी उपासने साहब, 22 पद होता है, लेकिन इन 50 सालों में कांग्रेस पार्टी ने को काला पानी के रूप में कहीं न कहीं समस्या तो अहम बनी हुई, आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहते। ये सुकमा जिले का विकास है मेरे मित्र, इसीलिए सुनना नहीं चाहते, वहाँ पर शिक्षा बोलने का मौका नहीं देना चाहते, वहाँ पर ताकि सच जानना नहीं चाहते। ये आजादी के बाद की धारणा लोगों के मन में बनाकर रख दी इन लोगों ने कि बस्तर बस्तर हमारे पास वक्त की कमी है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं समस्या तो वही बनी हुई है, लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई और आरोप प्रत्यारोप बस लगते। आखिर इसके ऊपर एक साथ एकजुट होकर कदम क्यों नहीं उठाया जाता? सवाल यही उठता है। कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के पास, आदिवासियों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है। सवाल वही है कि आखिर आरोप लगाने से क्या फायदा? एकजुट होकर कहीं ना कहीं समस्या का निदान निकालना चाहिए, जिससे आतंकवादी, जिस तरीके से हमारे नक्सलियों की समस्या बढ़ती ही जा रही है, कहीं ना कहीं इसका खौफ बढ़ता ही जा रहा है। वही सचिदानंद उपासने साहब और आर.के. सिंह साहब, इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के दिल की खबर।